सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, सूत व इसका निर्माण। पिछले पाठ में हमने जो वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो तंतु है, तंतु क्या होते हैं, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक तंतु है, मानव निर्मित तंतु है, ठीक है, उनके बारे में हमने जाना। आज हम सूत निर्माण के बारे में जानेंगे। सूत यानी कि धागे का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि तंतु होते हैं, वस्त्र की मूल इकाई क्या है, तंतु है। अब तंतु से क्या बनाया जाता है, तंतु से सूत काता जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है और धागे से फिर वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ये कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। पिछले पाठ में आपने सीखा कि वस्त्र की मूल इकाई तंतु है। तंतु लघु या दीर्घाकार होते हैं, तो हमने देखा था कि कुछ फिलामेंटल तंतु होते हैं, कुछ स्टेपल तंतु होते हैं। तो स्टेपल तंतु जो छोटे छोटे होते हैं वो स्टेपल तंतु कहलाएंगे, जो लंबाई में ज़्यादा होते हैं वो और ये दीर्घ होते हैं वो फिलामेंटल तंतु कहलाते हैं। तो ये लघुकार यानी लघु तंतु और दीर्घ तंतु के बारे में हमने देखा। तंतु खास तौर पर लघु तंतु वस्त्र बनाने की दृष्टि से काफ़ी कमजोर होते हैं। वस्त्र बनाने से पहले तंतु किस प्रकार की परिष्कृत किया जाता है। जो तंतु बहुत छोटे होते हैं वो वस्त्र बनाने की दृष्टि से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो इस तंतुओं को न किस तरह से परिष्कृत यानी किस तरह से शुद्ध किया जाए ताकि वस्त्र के निर्माण के लायक बन जाए। अब देखो, छोटे छोटे तंतु से तो कोई वस्त्र बनेगा नहीं। मान लो कपास है, ठीक है, रुई है, उस कपास से जो सूत निर्माण किया जाता है, तो क्या कपास से अकेले से वस्त्र तो नहीं बनेगा। उससे पहले उसकी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि उस कपास में बहुत छोटे छोटे तंतु होते हैं, तो कपास से पहले सूत का निर्माण किया जाएगा, अर्थात धागे का निर्माण किया जाएगा। यही सब आप इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है, सूत की परिभाषा क्या है वो जरा समझ पाएंगे, सूत बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या कर पाएंगे, मिश्रित सूत का अर्थ व महत्व की व्याख्या तथा उपलब्धि मिश्रित वस्त्रों के उदाहरण देख पाएंगे, सूत की विशेषताओं का वर्णन कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार के सूतों का वर्गीकरण व उपयोग बताना तथा धागे व सूत में भेद करना। अब है सूत। सूत क्या होता है। आपने अपनी माँ को स्वेटर बुनते जरूर देखा होगा या फिर कभी स्वयं भी स्वेटर बुना होगा। बुनाई के लिए ऊन का लंबा धागा प्रयोग किया जाता है। यदि इस धागे की ऐठन खोलकर इसके लहरिए को देखें तो आप पाएंगे कि यह धागा अनेक छोटे छोटे तंतुओं से बना है। तो आपने देखा होगा कि जो अगर आप इस ऊन का जो लंबा धागा होता है ऊन का, ठीक है, इस ऊन के धागे को आप खोल दोगे, उसकी ऐठन को, उसकी मरोड़ को आप खोलोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें बारीक बारीक अनेक तंतु निकलेंगे, ठीक है। तो इन तंतुओं से मिलकर क्या बना है, सूत। तंतुओं को मिलाकर बनाए गए धागे को ही सूत कहते हैं या यार्न कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद करनी है कि सूत किसे कहते हैं, ठीक है। तो तंतु को मिलाकर बनाए गए धागे को ही सूत यानी यार्न कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपको यहाँ से याद करनी है। कताई के समय दी गई ऐठन तंतुओं की लंबाई व दृढ़ता प्रदान करती है। अब देखो, जब सूत को काता जाता है, यानी आपने देखा होगा गांधी जी का चरखा, वो क्या करता है, उसमें सूत काता जाता था। तो अब तो क्या होगी, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई है, जो मिलों के अंदर यानी कि सूत की जो है ना कपड़ों की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर जो कपड़े बनाए जाते हैं उससे पहले उनके धागे वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे गिट्टी के धागे मिलते हैं, ठीक है, सिलाई के लिए गिट्टी आती है, उसका धागा मिलता है ना, अलग अलग रंगों में हमें धागे उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो कताई की जाती है यानी फैक्ट्रियों के अंदर जब उन सूत को बनाया जाता है, यानी कि तंतु से सूत को बनाया जाता है, तो जितना तंतु सूत के अंदर जितना ऐठन दिया जाएगा, जितनी उसमें लंबाई होगी, जितनी उसमें ऐठन यानी जितनी उसमें मरोड़ होगी, जितना वो बारीक होगा, जितनी मरोड़ उसमें होगी, वो उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। लघु तंतुओं को ऐठन देकर कता हुआ सूत बनाया जाता है। तो जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उसको ऐठा जाता है, ठीक है, और फिर वो सूत बनाया जाता है। तथा दीर्घाकार तंतुओं से दीर्घाकार सूत बनाया जाता है। लेकिन जो जब लंबे लंबे जो तंतु होते हैं दीर्घाकार, जो कि कृत्रिम तंतु होते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिस्टर है, लाइलन है ना, आदि तंतु, तो इनसे क्या होते हैं कि लंबे लंबे सूत बनाए जाते हैं। क्या आप अब सूत की परिभाषा बता सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सूत ऐठन देकर मिलाए गए तंतु का एक समूह होता है। तो अगर हम ये परिभाषा भी आप देखोगे तो भी ठीक है कि सूत क्या ऐठन देकर यानी मरोड़ देकर आप एक धागे को देखोगे तो उसमें कई ऐठन है। आपने ऊन के जो धागा है जिससे स्वेटर बुना जाता है, तो ऊन के धागे को देखोगे तो उसमें भी क्या होते हैं, कई ऐठन होते हैं। तो सूत ऐठन देकर मिलाए गए तंतुओं का एक समूह है। ऐठन यानी कि मरोड़ देना उसको। लघु तंतु और दीर्घाकार तंतु दोनों ही सूत बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लघु तंतु कता सूत बनाते हैं। तो लघु तंतु जो है कता सूत बनाते हैं और दीर्घाकार तंतु दीर्घाकार सूत बनाते हैं। अब सूत बनाना, अब सूत कैसे कैसे बनाया जाता है।
तंतुओं से सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई या कातना कहते हैं। पूछा जाए कातना या कताई किसे कहते हैं, तो तंतु से सूत बनाना कातना ही क्या कहलाता है, कातना कताई कहलाती है। आपने गांधी जी के चरखे को देखा होगा, वो चरखा क्या करता था, सूत को काटता था, यानी वो छोटे छोटे तंतु मतलब रुई को लेकर, ठीक है, उससे फिर पकड़ वो ना वो चरखा चलता रहता था और जो भी उससे सूत काटता था तो वहाँ से छोटे छोटे सूत बनते थे। लेकिन फिर वो सूत तो उस समय कमजोर होते, लेकिन बाद में उसको ऐठा जाता था और ऐठने के बाद में वो सूत क्या हो जाता था, मजबूत हो जाता था और फिर उससे कपड़े का निर्माण किया जाता था। लेकिन आजकल किससे बनता है, मशीनों से इसका निर्माण होता है। तो तंतुओं से सूत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई करना या कातना कहते हैं। लघु तंतुओं से सूत बनाना, तंतुओं का एक गुच्छा लेकर सर्वप्रथम उसे साफ व सीधा किया जाता है। तो कैसे बनता है तंतुओं से सूत, कि तंतुओं का एक गुच्छा लिया जाता है, मान लो रुई है, रुई का एक गुच्छा ले लिया, फिर उसको पहले साफ किया जाएगा, उसको सीधा किया जाएगा। तत्पश्चात तंतुओं को खींचकर उन्हें एकजुट रखने के लिए ऐंठन दी जाती है। इस प्रकार, जिसको ट्विस्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो आपको अंग्रेजी शब्द याद रखना, कई बार ट्विस्ट पूछा जाता है, ये ट्विस्ट क्या होता है, ठीक है। तो तत्पश्चात तंतुओं को खींचकर उन्हें एकजुट रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए ऐंठन दी जाती है। इस प्रकार की कताई को यांत्रिक कताई कहते हैं। ये प्राकृतिक तंतु जैसे कपास व ऊन पर की जाती है, ताकि वो जो सूत है वो तंतु एक जगह इकट्ठे रहे, इसलिए उसमें क्या दी जाती है, उसमें ना ऐंठन दी जाती है, मरोड़ उसमें दी जाती है, ताकि वो एक जगह रहे। जैसे कि कपास और ऊन का तंतु, कपास और ऊन, परिणाम में सूत कता हुआ सूत या स्पान यान कहलाता है। तो जो वो बन के तैयार होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कता हुआ सूत या स्पन सूत यान कहलाता है। आप स्वयं भी सूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कपास का एक गोला लेकर ऐंठन डालते जाइए, कपास का वो गोला मतलब कि रुई, ठीक है, रुई लो और उसमें ऐंठन डालते जाओ, आप देखेंगे कि सूत बन रहा है, क्योंकि कई लघु तंतुओं को ऐंठन दी जा रही है। तो कई लघु तंतुओं क्या दी जा रही, ऐंठन, तंतुओं को निकालकर खींचने व उसमें ऐंठन देने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। तो तंतुओं को निकालकर उस खींचने वो उसमें ऐंठन देने की प्रक्रिया क्या कहलाई, कताई कहलाई। आप तकली चरखे या कताई मशीन के प्रयोग से कताई कर सकते हैं। तो आप जो है तकली है, चरखे है, कताई मशीन है, इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हो, कताई कर सकते हो। ये तो छोटे तंतु की बात हो गई। अब है दीर्घाकार तंतु से सूत बनाना। जो बड़े बड़े तंतु होते हैं उससे किस प्रकार सूत बनाया जाता है। दीर्घाकार तंतुओं की कताई रासायनिक प्रक्रिया से होती है। ये समझने के लिए याद करें कि हलवाई सेवैयाँ किस प्रकार बनाता है। वह बेसन को गूंथकर छलनी में से निकालकर गर्म तेल में तलता है। गर्म तेल बेसन को नया रूप दे देता है। तो देखो, हलवाई जिस तरह से सेवैयाँ बनाता है, नमकीन सेव बनाता है, तो वो क्या करता है, पहले बेसन को टाइट गूंथता है छलनी में, फिर उसको छलनी में से निकाल कर गर्म तेल में उसको तल लेता है। तो फिर तलने के बाद में वो एक नया रूप उस बेसन का प्रदान हो जाता है। रासायनिक कताई की प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की होती है। जब रासायनिक तंतु बनते हैं, जो दीर्घाकार लंबे लंबे तंतु होते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से उसको भी काटा, यानी इसी प्रकार से उस तंतु को बनाया जाता है। उस तंतु के जरिए सूत को बनाया जाता है। कच्चे पदार्थ यानी कि रासायनिक से तैयार कताई का घोल स्पिनरेट या छन्नी देने में स्नानागार के फव्वारे जैसे कई छिद्रों से बाहर निकाला जाता है। तो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कच्चा पदार्थ होता है, उसको तैयार करके कताई का घोल तैयार कर लिया जाता है और फिर उसको जैसे स्नानागार में जो फव्वारा होता है ना, ऐसे छन्नी होती है, उस छन्नी के अंदर से उसको निकाला जाता है। उसमें कई छेद होते हैं। छिद्रों से बाहर निकलने के पश्चात घोल ठोस धागे में बदल जाता है। जैसे वो छिद्रों से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो ठोस धागे में बदल जाएगा, जिसे हम फिलामेंटर या दीर्घाकार तंतु कहते हैं। इन्हीं दीर्घाकार तंतुओं को ऐंठन देकर एक दृढ़ व उत्कृष्ट सूत का निर्माण होता है। मिश्रित तंतु, अगला है मिश्रित तंतु कि मिश्रित तंतु किसे कहते हैं। आपने टेरिकॉट व कॉटन वूल का नाम तो अवश्य सुना होगा। यह मिश्रित वस्त्रों के नाम है। मिश्रित यानी कि उसमें कई तरह के सूत आपस में मिलाए जाते हैं। अलग अलग तरह के सूत को मिलाकर एक धागा तैयार किया जाता है, यानी अलग अलग तंतुओं को मिलाकर धागा तैयार किया जाता है। आपने टेरिकॉट व कॉटन वूल, इसका तो नाम सुना ही होगा। यह मिश्रित वस्त्रों के नाम है जो एक या अधिक प्रकार के तंतुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो एक या अधिक प्रकार के तंतु को उन्होंने क्या किया, मिलाया और फिर उन धागों का निर्माण किया। जिस समय सूत की कताई होती है, उस समय दो प्रकार के तंतुओं को क्यों मिलाया जाता है। हाँ, दो प्रकार के तंतुओं को मिलाकर दोनों के अच्छे गुणों को एक ही वस्त्र में प्राप्त किया जाता है। तो दो प्रकार के तंतुओं को मिला दिया, जिससे क्या होगा, दोनों प्रकार के तंतुओं का जो गुण है वो एक ही प्रकार के वस्त्र में आपको मिल जाता है। सूती तंतुओं को टेरेलिन यानी पॉलिस्टर से मिलाकर टेरिकॉट बनाया जाता है। देखो, सूती तंतु होता है, तो सूती तंतु क्या करेंगे, वो सूती तंतु को टेरेलिन से यानी पॉलिस्टर से मिला देंगे और उससे क्या कपड़ा बनेगा, उससे टेरिकॉट का कपड़ा बनाया जाता है। टेरिकॉट वस्त्र में सूती की आरामदायकता है तथा टेरेलिन यानी पॉलिस्टर का आसान रखरखाव या गुण भी है, जिससे उसमें सल वगैरह नहीं पड़ते हैं, ठीक है, वो
अवशोषित भी होता है। इसी प्रकार ऊन व रेशम के तंतुओं को टेरिलिन के साथ मिलाकर टेरिवुल व टेरिसिल्क बनाया जा सकता है। आमतौर पर उपलब्ध मिश्रित वस्त्र, देखो कौन कौन से वस्त्र हैं जो मिश्रित होते हैं, जैसे कि टेरिकोट किससे बनता है, टेरिलिन और सूत से बनता है। कॉटन वूल सूती और ऊन से बनता है। टेरीवुल टेरिलिन और ऊन से बनता है। सूती रेशमी सूती और रेशम से बनता है। वूल एक्रिलिक ये ऊन और एक्रिलिक तंतु से बनता है। तो इस तरह से ये जो मिश्रित तंतु, ये मिश्रित धागा हो गया। ये कुछ पाठगत प्रश्न दे रखे हैं जो आपको करना है, इसके आंसर आपको पाठ के अंत में मिल जाएंगे, तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हो। अब है सूत की विशेषताएं, कि सूत की क्या विशेषताएं होती हैं। पिछले पाठ में विभिन्न संतंतों की विशेषताओं पर विचार किया गया था और यह भी दिखाया गया था कि यह भी देखा गया था कि तंतुओं की विशेषताएं किस प्रकार वस्त्र के गुणों को या व्यवहार को प्रभावित करती है। सूत के गुण भी वस्त्र के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सूत के दो अति महत्वपूर्ण गुण उसकी मोटाई, बारीकी और उसमें ऐंठन की मात्रा है। देखो सूत की जो अति महत्वपूर्ण गुण क्या है, उसकी तो पहले तो क्या है, उसकी मोटाई है या बारीक है, मोटा धागा है या फिर बारीक धागा है वो, और साथ में उसमें ऐंठन की मात्रा कितनी है। देखो जितनी ऐंठन की मात्रा उसमें सूत में होगी वो धागा उतना ही क्या होगा, या वो सूत उतना ही मजबूत होगा। सूत के इन दो गुणों का आपसी संबंध है। सूत में जितनी अधिक ऐंठन होगी वह उतना ही बारीक, चिकना व दृढ़ होगा। तो जितना उसको आप मरोड़ोगे, जितना उसमें ऐंठन होगी सूत के अंदर, ठीक है, उतना ही वो क्या होगा, बारीक होगा, चिकना होगा और दृढ़ होगा। जैसे आप देख सकते हो जो गिट्टी लेके आते हैं हम बाजार से, मार्केट से, जिससे कपड़े सिलने के काम में लेते हैं, है ना, धागा लेके आते हैं बाजार मार्केट से, अलग अलग रंगों में गिट्टी उपलब्ध हो जाती है जो हम वस्त्र को सिलने में, है ना, लहंगा वगैरह सिलने में काम में लेते हैं। तो आपने उस गिट्टी को देखा होगा, उसका एक धागा आप देखो खोल के, तो उसको आप बारीक से देखोगे वो बहुत बारीक धागा होता है और कितना मजबूत होता है, और साथ में उसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन होते हैं। तो जितना ऐंठन आप उस धागे में दोगे, उस सूत में दोगे, उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, चिकना होगा, दृढ़ होगा। क्या आपको सूत बनाने की प्रक्रिया याद है कि जितना ज़्यादा सूत को खींचकर ऐंठन दी जाती है उतना ही बारीक सूत प्राप्त होता है। तथापि यदि सूत में अधिक ऐंठन दी जाए तो वस्त्र में सिलवटे वाला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो सूत में अधिक ऐंठन दी जाए तो क्या होगा, तो वस्त्र में सिलवट वाला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सूत को क्रेप सूत कहा जाता है। ये मुख्यतः दुपट्टे बनाने के वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। सूत के प्रकार, अब सूत कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा सूत कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो सूत होते हैं, तो साधारण सूत पहला है साधारण सूत, दूसरा है जटिल या नावल्टी सूत, तीसरा है प्रकाशित सूत। ठीक है, तो सूत के प्रकार कितने, प्रश्न यहाँ बनेंगे, सूत के कितने प्रकार होते हैं लिखिए। तो ये सूत के तीनों प्रकार आपको बताने हैं। साधारण सूत, अब एक एक के बारे में विस्तार से बता रखा है। वह सूत जो चिकना व एकसार हो, चिकना हो, एकसार का मतलब एक जैसा हो, कहीं पर मोटा पतला नहीं हो, एक ही मोटाई में वो हो, और जिसमें समान रूप से ऐंठन हो, साधारण सूत कहलाता है। ये आमतौर पर पॉपलिन व कैम्ब्रिज बनाने के काम आता है। साधारण सूत को भी 3 समूह में बांटा जा सकता है। साधारण सूत में पहला कौन सा हो गया, साधारण इकरा सूत। पहला है साधारण इकरा सूत। ये उन तंतुओं का समूह है जिसमें सभी भागों में एक समान ऐंठन होती है। तो ये उन तंतुओं का समूह है जिसके सभी भागों में क्या होता है, एक समान ऐंठन होती है, यानी एक समान मोटाई होती है, एक समान उसमें ऐंठन होती है। जैसे देखो ये दे रखा है साधारण इकरा सूत, जिसमें एक समान क्या है, ये जो ऐंठन दे रखी है ना, वो क्या है, एक समान है, कहीं पर ज़्यादा कम ऐंठन नहीं है। साधारण प्लाई सूत, साधारण प्लाई सूत में क्या होता है, इसमें दो से अधिक इकहरे सूतों को समान रूप से ऐंठ कर बनाया जाता है। यदि प्लाई में 2 इकहरे सूत हो तो ये दोहरा प्लाई या 2 प्लाई कहलाता है। इस प्रकार का सूत 2x2 रूबिया वस्त्र में पाया जाता है, जिसमें वस्त्र की दोनों दिशाओं में 2 प्लाई का सूत लगाया जाता है। तो वो इस तरह का सूत होता है। इसी प्रकार 3 प्लाई सूत, तो देखो 2 प्लाई सूत में क्या हुआ, ये 1 2, ठीक है, ये 2 प्लाई होगी, यानी उसको ऐंठन दिया गया। फिर अगला है इसी प्रकार 3 प्लाई सूत, 4 प्लाई सूत में क्या हुआ, ये अलग अलग सूत ले लिए, ये 3 प्लाई सूत ले लिया, इसको ऐंठा गया है, ठीक है, ये 4 प्लाई सूत ले लिए, 1 2 3 4, ये 4 प्लाई होगी और इसको ऐंठा गया है। तो इस प्रकार उसमें अलग अलग ज़्यादा प्लाई लेके और आपको उस हिसाब से वो 3 प्लाई सूत, 2 प्लाई सूत या 4 प्लाई सूत हो जाता है। एक साधारण काट सूत 2 या अधिक प्लाई सूतों को एक साथ ऐंठ
देखकर बनाया जाता है। कार्ड सूत को देखने के लिए कपड़े सुखाने की डोरी ले और उसे खोलकर देखें। देखो कार्ड सूत में क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सूतों को लेकर उसको ऐंठा जाता है। देखो ये वाला सूत दिख रहा है, इसमें 1 2 3 इधर है, फिर वापस उसको मरोड़कर उसको बटा गया है ना, ऐंठन दी गई है। तो इस तरह का सूत आप किस में देख सकते हो, जो डोरी सुखाने के लिए जो धागा आता है, डोरी आती है कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए जो डोरी आती है उसके अंदर आप इस तरह का जो है सूत देख सकते हो। तो ये देखो ये है कार्ड सूट की चित्र। तो ये कार्ड सूट के चित्र दे रखे हैं। तो अब देखो इसमें कितने सूत हैं, है ना। पहले एक सूत बनाया गया जिसमें 3 प्लाई है ना। देखो ये 3 प्लाई हो गई, पहले एक सूत बनाया गया इसमें 3 प्लाई है, तो ये एक सूत बन गया, ये एक सूत बन गया, ये एक सूत बन गया, ठीक है। इसमें 3 प्लाई डाली और फिर उससे भी एक बड़ा सूत बनाया गया जो थोड़ा मोटा है। तो इस तरह का सूत आप कपड़े सुखाने की डोरी वगैरह रस्सी वगैरह में देख सकते हो। कार्ड सूट बनाने के लिए 2 या अधिक प्लाई सूत ले, इसको ऐंठन दे, कार्ड सूट तैयार हो जाएगा। जटिल सूत या नावल्टी सूत, तो हम देखो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नावल्टी सूत किसे कहते हैं। कई बार मैंने बोर्ड के प्रश्न पत्रों में इसको देखा है। वस्त्र बनाने वाला सूत हमेशा चिकना व एक समान नहीं होता। एक खादी वस्त्र को उधेड़कर उससे सूत देखिए, जो खादी का वस्त्र आता है उसको उधेड़ो और उसके सूत को देखो, आप देखेंगे कि ये सूत एक समान न होकर कहीं पतला तो कहीं मोटा होता है। तो वो धागा कहीं पतला होगा कहीं मोटा होगा। ऐसे सूत जटिल या नावल्टी सूत कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है ये नावल्टी सूत किसे कहते हैं। जटिल सूत असमान होते हैं, जो कहीं मोटे कहीं पतले होने के अतिरिक्त घुंघराले, कंदेदार, ऐंठनदार और कई बार लंबाई में रंग की विभिन्नता लिए हुए होते हैं। धागे की इस सुंदरता के कारण इन जटिल धागों को वस्त्रों में सुंदर और नवीन प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सूत की तरह जटिल सूत भी इक्केरे या दोहरे हो सकते हैं। इक्केरा जटिल सूत आमतौर पर जगह जगह पर असमान रूप से ऐंठन देकर मोटा या पतला किया जा सकता है। इस प्रकार का सूत खादी वस्त्रों में पाया जाता है। जटिल प्लाई सूत पर विचार विमर्श करने से पहले याद करें कि प्लाई सूत 2 या अधिक इक्केरे समान सूत से ऐंठे हुए सूतों से बनता है। जटिल प्लाई में 2 या अधिक जटिल सूत एक दूसरे के चारों ओर लिपेट कर फंदे, छल्ले या गांठें बनाते हैं ताकि सुंदर प्रभाव उत्पन्न हो। बहुत से बुनाई के धागे जटिल प्लाई सूत होते हैं जो स्वेटर में रुचिकर बुनावट उत्पन्न करते हैं। साधारण सूत की भांति जटिल सूत भी इक्केरे या प्लाई सूत होते हैं। तो जटिल सूत भी क्या होते हैं, इक्केरे या प्लाई सूत। आप सबने एक अन्य प्रकार का सूत अवश्य देखा होगा, वह है कोर सूत। कौन सा है वो, कोर सूत। अपने पुराने मोजे में से इलास्टिक निकाल कर देखिए। आपके पास जो पुराना मोजा है उसमें जो इलास्टिक होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ से वो रबर जैसा दिखता है ना, तो उसमें सब इलास्टिक निकाल कर देखिए। आप देखेंगे कि इस इलास्टिक के ऊपर सूती या नायलॉन का सूत लिपटा हुआ है। ऐसे सूत को कोर सूत कहते हैं। तो उस मोजे के ऊपर आपने देखा कि मोजे में जहाँ पर इलास्टिक लगा हुआ होता है उसको आपने निकाला तो देखा उस इलास्टिक के ऊपर कुछ है ना नायलॉन का सूत लिपटा हुआ है, वो सूत के कहलाया कोर सूत कहलाया। तथा इसका वर्गीकरण नॉवेल्टी सूत के अंतर्गत किया गया है। ये देखो इस तरह से, है ना। आगे पढ़ते हैं। ये बॉकलेस सूत दे रखा है ना। अब देखो आपके एक बार इस चित्र को अच्छे से समझ लो कि चित्र क्या है। यह है स्पल सूत, कहीं से मोटा कहीं से पतला। स्पिरा जिम सूत कोमल मोटे सूत और कड़े बारीक सूत को ऐंठ कर बनाया जाता है। अगला देखो, अगर ये सूत देखो, बोकले सूत। 2 विभिन्न सूत मशीन में विभिन्न गति पर डाले जाते हैं जिससे लहरिएदार प्रभाव उत्पन्न होता है। ये लूप सूत, कोर सूत से निकलकर छल्ले या लूप बनाते हुए कड़े सूत। स्नाल सूत, अत्यधिक ऐंठे हुए सूत होते हैं ये। फिर है नॉब सूत, आधारभूत सूत को तानकर उस पर तेज गति से नॉब बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सूत होगा वो। फिर है ये देखो ये सूत सानील सूत, बुनाई करके काटा गया सूत होता है। तो इस तरह सूत होता है जिस पे वो फर निकली हुई होती हैं, जैसे कालीन वगैरह में काम आता है। अब है प्रकाशित सूत, तीसरा है। तो हम ये सूत के प्रकार पढ़ रहे हैं। जब आप स्वेटर को उधेड़ते हैं तो जो ऊन बुनाई करते वक्त सीधी थी वे घुंघराली बनकर निकलती है। स्वेटर बना लिया, अब उस स्वेटर को आप उधेड़े गए तो क्या हुआ, जब स्वेटर बना रहे थे तब तो ऊन क्या थी, एकदम सीधी थी। और अब वो जब बनने के बाद में आप वापस उसको उधेड़ रहे हो तो वो जो सूत है, ऊन का जो धागा है वो कैसा हो जाएगा, घुंघराला हो जाएगा। इस सूत को हम प्रकाशित या टेक्सचर सूत कह सकते हैं। यह प्रकाशित क्या है या ये प्रकाशितता क्या है। प्रकाशितता मानव निर्मित दीर्घाकार तंतुओं को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट या प्रभाव है जिसके पश्चात दीर्घाकार तंतु में
फंदेदार, वलयाकार व लहरदार प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाशित क्या होती है, प्रकाशितता क्या होती है। तो वही है कि मानव द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट मानव जो देगा कि उसको पहले तो उसको गूंथ रहा है, गूंथने के बाद फिर उसको उधेड़ेगा तो क्या होगा, वो घुंघराला हो जाएगा, फंदेदार हो जाएगा, वलयाकार गोल गोल हो जाएगा, वलयाकार और लहरदार उसमें लहरिया सा बन जाएगा। एक चिकने दीर्घाकार सूत में प्रकाशितता के पश्चात निम्न प्रभाव देखने में आते हैं। क्या आपको पिछले पाठ में पढ़े हुए मानव निर्मित दीर्घाकार तंतु जैसे कि नायलॉन तथा पॉलिस्टर के गुण याद हैं? हाँ, वे चिकने, हल्के, फिसलने वाले व नमी को कम अवशोषित करने वाले तंतु हैं। इसलिए साधारण दीर्घाकार तंतु से बनने वाले वस्त्र पहनने में असुविधाजनक होते हैं। जब इन दीर्घाकार तंतुओं को टेक्सचर दिया जाता है तब ये घने, भारी और ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। इस परिवर्तित टेक्सचर या बुनावट के कारण सूतों के बीच रिक्त स्थान बन जाता है। इससे वस्त्र ज़्यादा नमी सोखने वाले व हवा के अच्छे आदान प्रदान के कारण अधिक आरामदेह हो जाते हैं। प्रकाशित सूत को देखने के लिए अपने नायलॉन के मोजे का एक सूत निकालिए। आप देखेंगे कि ये सूत फुज्जीदार, कोमल, लचीला व सामान्य नायलॉन की तुलना में अधिक घना है। तो इस तरह से वो सूत दिखता है, गोलाकार है। फिर है पिक्ड क्रिम्पड है, अगला है ये राउंडेड क्रिम्पड है, ठीक है। तो इस तरह से सूत में घुंघरालापन है। फिर ये अधिक भार वाला सूत इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है। अगला है धागा और सूत। आपने बहुत बार धागा और सूत शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया होगा। दरअसल धागा और सूत में समानता है, वह एक नहीं है। धागा और सूत में समानता तो है लेकिन वो एक नहीं है। सूत पर और अधिक क्रिया करने के बाद उसमें धागे का रूप दे दिया जाता है। तो सूत पे और अधिक क्रिया की जाती है और फिर उसको किसका रूप दिया जाता है, धागा। साधारण धागा प्लाई सूत से बना होता है। यह सूत से ज़्यादा बारीक, एक समान और दृढ़ होता है। देखो, पहले सूत बनाया जाता है फिर उससे धागे का निर्माण किया जाता है। धागा क्या होता है, बहुत बारीक होता है और वो एक समान होता है और मजबूत, दृढ़ यानी मजबूत होता है। तो ये दृढ़ है, ठीक है। ये री की मात्रा आती है इसमें, तो ये दृढ़ है, ठीक है। तो एक समान होता है, बारीक होता है और मजबूत होता है। दृढ़ का मतलब मजबूत। अब ये कुछ पाठागत प्रश्न है जो आपको करने हैं, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा, यानी कि यहाँ पर आपका पाठ कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा पाठ है, आराम से हम छोटे छोटे पाठों को पढ़कर आप आंसर दे सकते हो, है ना। कि इसमें पूछा जाए कि सूत कितने प्रकार के होते हैं, अब जो भी सूतों के प्रकार पढ़े हैं ना, उन सूतों के प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ जाओ, है ना। तो इस तरह से आपको इसमें देना है। सूत क्या है, सूत क्या कार्य आते हैं, सूत को किस तरह से उसमें प्रकाशितता उत्पन्न की जाती है ना। तो इस तरह से आप इसमें इस पाठ से तैयारी कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पाठ समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।